हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर। और ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो इसमें कई तरह का प्रॉब्लम आपका बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो आइए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टेयरवेज प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। स्टेयरवेज प्रॉब्लम मतलब सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर, है ना। जैसे मान लो कोई भी जो है ये सीढ़ी है, मान लीजिए घर का जो सीढ़ी होता है, कोई भी स्टेयरवेज है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर कोई भी बॉडी है। अब बॉडी चाहे आप ऐसा लीजिए या फिर कोई भी स्फीयर ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कहीं आपको स्फीयर भी मिलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी बॉडी हो और इसको क्या किया गया है, यहां से किसी सर्टेन वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, किसी सर्टेन वेलोसिटी से, मान लीजिए u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। और किसी भी स्टेप पर, मान लीजिए 5वां स्टेप पर, 6वां स्टेप पर, 10वां स्टेप पर जाकर के वह हिट करता है, ठीक है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई क्वेश्चन हो सकता है, तो हम जनरल क्वेश्चन की बात करेंगे। मान लीजिए अगर n का ही वैल्यू पूछा जाए कि वो किस स्टेप पर हिट करेगा, मान लीजिए कोई वेलोसिटी आपको दिया जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, कुछ भी, तो वो किस स्टेप पर जाकर के हिट करेगा, वो 10वां स्टेप पर हिट करेगा कि 11वां स्टेप पर हिट करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये स्टेयरवेज स्ट्रक्चर है, सीढ़ी नुमा आकार है। यहां से किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है u मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। u मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है और यहां पर यह आकर के मान लो कि गिरता है। अब चाहे ये 10वां सीढ़ी हो या 9वां सीढ़ी हो, 8वां सीढ़ी हो, जो भी हो, ये तो क्वेश्चन होगा, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पर कि ये nवां सीढ़ी है, ठीक है। ये nth स्टेप है, ये nवां सीढ़ी है, मान लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या कहा है, प्रोजेक्टाइल में, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये आपको लग रहा होगा कुछ नया क्वेश्चन है, तो देखने में लग रहा है नया क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट बस वही होगा। पूरे प्रोजेक्टाइल में मेनली हम लोग 2 इक्वेशन ही लेते हैं, जो कि प्रोजेक्टाइल का पिलर कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ भी देखेंगे वही लगेगा जो हम बार बार कहते हैं आपको, ठीक है। देखने में लग रहा होगा आपको कि नया है, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है, इसको कैसे बनाएंगे, तो नई बात हो गई, लग रहा है ना। लेकिन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी कोई नई बात देखने में लगता है कि ये नई बात, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा। अब इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक स्टेप जो है कितना मीटर हाइट है इसका, h स्टेप, और सभी बराबर हाइट ही होता है, और यहाँ भी बराबर हाइट है, सीढ़ी का भी इन जनरल बराबर हाइट ही होता है, ठीक है। तो ये बराबर हाइट है, ठीक है। हर एक स्टेप h मीटर हाई है, ईच स्टेप जो है h मीटर हाई है। ईच स्टेप कितना मीटर हाई है, हाई कितना है, ये h मीटर है। ये n है, ये h है, तो ये कंफ्यूज मत करिएगा, ये h है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, विड्थ है, चौड़ाई है। एक स्टेप कितना मीटर चौड़ा है, w मीटर चौड़ा है ना। तो वाइड है इसका w, है ना। वाइड ऑफ ईच स्टेप या विड्थ ऑफ ईच स्टेप, जो कहिए विड्थ ऑफ ईच स्टेप कितना है, w है। बात समझ गए। फिर सुनिए, हर एक स्टेप h मीटर हाई है, हर एक स्टेप कितना है, h मीटर हाई है। और चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी है, w मीटर। तो ये बताइए कि पूरी हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, ये NH होगा, लग रहा है, होना चाहिए। इसलिए कि एक स्टेप h मीटर हाइट है, तो 2 स्टेप कहें तो 2h, 5 स्टेप कहें तो n स्टेप कहें तो, आई बात समझ, n स्टेप कहें तो, क्लियर। तो उसी तरह से एक स्टेप w मीटर वाइड है, 2 स्टेप कहें तो, 3 स्टेप कहें तो, और यहां से यहां तक n स्टेप है, तो कितना मीटर हुआ, nw। तो वही यहाँ पर ये nw लिखा होगा, ठीक है। x = nw।
कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई हुई NW, और ये आपका जो है NH। आई बात समझ में? यस सर। आई बात समझ में? यस सर। जैसे मिस्त्री लोग जो सीढ़ी बनाते हैं ना, तो उसका भी कंसेप्ट यही है। तुम लोग को भी आइडिया होता है कि अच्छा हाइट कितना है, 10 फीट है, या यहाँ से ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम 6 फीट ले रहे हैं, हाइट देख रहे हैं 6 फीट है, और इसमें जो है हमको 6 स्टेप बनाना है, तो एक एक स्टेप का हाइट वो एक एक फीट ले लेता है, या डिवाइड करके जितना भी आता है वो भी जितना कॉन्सेप्ट रखता है उसको डिवाइड करता है, एक एक स्टेप को उतना लेता है, तब तो बनाता है ना। इतना हाइट में कभी उसको बोलते देखो भैया ऐसा करना कि सीढ़ी जो ज्यादा ऊंचाई मत देना सीढ़ी की, तो ज्यादा स्टेप लेता है, तो स्टेप ज्यादा जैसे डिवाइड हो जाएगा तो उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलता है। खैर यहाँ हमको उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया NH, ये कितना हो गया NW। आई बात समझ में? और यहां से किसी भी बॉडी को ये प्रोजेक्ट किया गया और ये आकर के यहां पर गिरा, तो नेचुरली मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। और ये वेलोसिटी यहां पर दिया गया है, ये वेलोसिटी यहां पर दिया गया, और यहां से यहां आकर के गिर रहा है। आई बात समझ में? तब इसमें क्वेश्चन जैसे मान ले हम एन का ही वैल्यू आपसे पूछे, जो भी पूछे, तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यहां से जब ये यहां आकर के गिरा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया? NW, है ना? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में NW कंसीडर, यहां पर डिस्टेंस ये कवर किया, तो ये बताइए x इक्वल टू तो NW हुआ, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं कि यहां से यहां आने में समय लगा t, कितना समय लगा? t। तो इसके हिसाब से ये वेलोसिटी कैसा है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। बॉडी को कैसा वेलोसिटी दिया गया है? हॉरिजॉन्टली। तो यहां भी कॉन्सेप्ट होगा बस वही दो इक्वेशन, एक बार हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे, एक बार इस डायरेक्शन में लगाएंगे, और एक बार इस डायरेक्शन में इक्वेशन को लगाएंगे। एक बार हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे और एक बार वर्टिकल में लगाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट देखिए वही होगा, एक बार हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे, एक बार वर्टिकल में लगाएंगे, काम तमाम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए पहले बात करिए, ये तो समझ ही गए x इक्वल टू NW और h इक्वल टू NH, ये तो यहाँ भी लिख दिए हैं। अब इक्वेशन लगाइए फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में लगाना है साहब? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो x इक्वल टू क्या लेते हैं? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या लेंगे? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाली बात होगी? नहीं होगी, इसलिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज। तो ये वाला जो वेलोसिटी है ये हमेशा ही क्या होता है? ये वेलोसिटी हमेशा ही क्या होता है? तो x इक्वल टू आई बात समझ में? x इक्वल टू ut। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ देखिए अब जीरो को हटा दें, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब ये बताइए यहाँ पर x का वैल्यू कितना यहाँ पर दिए हुए हम लोग? NW। तो NW इक्वल टू ut। तो t इक्वल टू कितना हो गया? NW अपॉन, कोई दिक्कत इसमें? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब आइए ये जो लगाए हम लोग किस डायरेक्शन में लगाए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाए। किस डायरेक्शन में लगाए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाए। अब जो लगाना है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाना है। आइए वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार्टिकल इतना कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस इतना कवर किया। कोई दिक्कत इसमें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना कवर किया और वर्टिकल डायरेक्शन में इतना कवर किया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात तो हो गई, अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करनी है। तब आइए फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कितना है साहब? h लिया है। कितना डिस्टेंस लिया है?
H लिया, ठीक बात है। तो H इक्वल टू क्या लेंगे? NH तो ठीक है, लेकिन H इक्वल टू इक्वेशन अब क्या लेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन UT प्लस, तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या लेंगे? वर्टिकल वेलोसिटी क्या लेंगे? इस डायरेक्शन का, ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी कुछ है क्या? कुछ नहीं। बात समझ में आ रहा है? बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, तो वर्टिकल वेलोसिटी कुछ है क्या? किसी बॉडी को अगर हम हॉरिजॉन्टली फेंकें तो वर्टिकल वेलोसिटी उसका क्या होगा? आई बात समझ में? किसी बॉडी को अगर हम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। ठीक है। तो यहाँ पर जो है H की बात अगर हम करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर करें, तो U यहाँ जीरो ले लें प्लस, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो हाफ GT स्क्वायर होगा। बोलो कोई तकलीफ इसमें? वर्टिकल डायरेक्शन में तो हाफ GT स्क्वायर होगा। बोलो कोई तकलीफ इसमें? ये समझ गए? अब यहाँ पर देखिए, तो अब H का वैल्यू कितना है? NH। यहाँ पर H का वैल्यू NH, तो NH इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। कोई तकलीफ इसमें? अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? T का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। T का वैल्यू निकाले है ना, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और T का वैल्यू जो है पुट कर देना है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? तो जैसे ही हम T का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो टारगेट मेरा हो जाएगा। इधर ऊपर लिखा हुआ है ना? अच्छा एक सेकंड इधर देख लीजिए, फिगर बना लिया आप लोग? यस सर, फिगर बन गया। तो यहाँ देखिए, इधर देखिए पहले, तो यहाँ जो है T का वैल्यू क्या करना है? इसमें पुट कर देना। एक बार इसको ऊपर हम फिर लिख रहे हैं, देखिए NH इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो NH इक्वल टू हाफ G और T स्क्वायर। T का वैल्यू कितना है? NW अपॉन क्या? U, और इसका स्क्वायर। तो फिजिक्स में बस अब इतना ही है। अब क्वेश्चन आपसे जो भी पूछा जाए फिजिक्स इसमें इतना ही है। तो यहाँ देखिए NH इक्वल टू हाफ G N स्क्वायर W स्क्वायर और नीचे U स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक N इससे कट गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब अगर N की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2H U स्क्वायर इक्वल टू कितना? देखो 2H U स्क्वायर इक्वल टू G N W स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो फिर यहाँ देखिए U स्क्वायर इक्वल टू ये N इक्वल टू कितना होगा? मान लीजिए N हमको निकालना है। N के लिए क्या करेंगे? 2H U स्क्वायर G W स्क्वायर। तो N इक्वल टू दिस, बॉडी विल हिट द nth स्टेप। जैसे क्वेश्चन में कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे क्वेश्चन दिया था कि बॉडी विल हिट द nth स्टेप, अगर n का वैल्यू क्या होगा? मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो ये nth स्टेप पर हिट करेगा तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? वैसे इसमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। n भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि n दे दे, वेलोसिटी ही पूछ दे आपसे कि कितने वेलोसिटी से यहाँ बॉडी को हम प्रोजेक्ट करें ताकि वो 10वां स्टेप पर गिरे। बात समझ रहे हो ना? या कितने वेलोसिटी से बॉडी को हम फेंकें ताकि वो जाकर के 15वां स्टेप पर गिरे। तो ये बताओ कि अगर मान लो U पूछता है कि किस वेलोसिटी से फेंके ताकि 15वां स्टेप पर गिरे, 20वां स्टेप पर गिरे, तो जितना ज्यादा स्टेप की बात करेंगे तो वेलोसिटी उसके हिसाब से क्या होगा? क्या होना चाहिए? ज्यादा कि कम? ज्यादा होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो अगर यहीं पर वेलोसिटी की बात हो जाए तो यहाँ देखो, जैसे U स्क्वायर कितना के बराबर है? U स्क्वायर कितना हो गया? देखो GN W स्क्वायर और नीचे 2H, और U की बात करें तो रूट पड़ जाएगा।
GN_W² और नीचे 2H, तो यहां पर ये हाफ। अब यहां पे देखो ये बात स्पष्ट हुआ कि नहीं? देखो जितना ज्यादा स्टेप की बात करेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, और NH में कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहां पर जो है ये N है और ये H है, U², ये U² है, ठीक है, N और H दोनों अलग अलग है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर N पूछे तो ये हो गया, U पूछे तो ये हो गया, क्लियर हुआ या नहीं? यहाँ फिर देख लो 2HU² इक्वल टू कितना हो गया, देखो GN_W², तो वही लिखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो ये U² कितने के बराबर हो गया, GN_W² अपॉन 2H, ये आपका H है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज, ये H है, आई बात समझ में? तो जैसे जैसे N का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे U का वैल्यू भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, एक तो मेजर क्वेश्चन ये हुआ, फिर जैसे वेलोसिटी के लिए बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? फिर सुन लीजिए एक बार, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछे कि सपोज हम 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, तो वो किसी भी स्टेप पर गिरता है, ठीक है, मान लो कि 5वां स्टेप पर गिरता है, तो हम कहें कि उसको 20वां स्टेप पर गिरना चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो तेज वेलोसिटी होगा, जाकर के 20वां स्टेप पर गिरेगा। आई बात समझ में? बात क्लियर हो या नहीं? तो इसलिए अगर n को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आया या नहीं? तो ये बताओ क्वेश्चन कैसा था, अच्छा या बहुत आसान? अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट क्या लगा, ईमानदारी से बोलो? बस वही 2 लाइन का कंसेप्ट है, एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन को लगाया, एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया। तो चाहे क्वेश्चन आसान हो या बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों नहीं हो, कंसेप्ट आपका यही लगने वाला है, ठीक है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि कंसेप्ट लिमिट है लेकिन प्रॉब्लम अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर वही लगा, एक बार हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन को लगाया, और दूसरे बार क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन को लगाया, फिर उसके बाद हम लोग का टारगेट पूरा हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए? तो इसको लिख लीजिए, थोड़ा मैं साइड हो लेता हूं। आइए देखिए, इसके बाद यह एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, और इसमें भी प्रोजेक्टाइल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ना। एक क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितना है? 70 मीटर। और यहां से बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, ऊपर, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग, मतलब फेंकने के कितना देर बाद, फेंकने के कितना देर बाद बॉडी ग्राउंड पर गिरेगा। और ये आपके पास ऑप्शन है 2 सेकेंड, 7 सेकेंड, 5 सेकेंड, 9 सेकेंड। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये टावर है, टावर के टॉप से किसी बॉडी को ऊपर फेंका गया है, ऐसे ऊपर फेंका गया है 30 डिग्री से 50 मीटर पर सेकेंड है, और ये कितनी देर बाद नीचे यहाँ पर गिरेगा, क्वेश्चन बस यही है, ठीक है। टावर से ऊपर फेंका गया ऐसे, ये यहाँ गिरेगा, स्वाभाविक है। तो यहाँ आने में इसको कितना समय लगेगा, तो इसको बनाने का तरीका एक तो आपका होगा कि हम लोग इसको यहां से यहां तक का समय निकाल लें। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक आने में समय कितना लगता है, t1। फिर यहां से यहां तक आने में समय कितना लगता है, t2। और टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, t1 प्लस t2। तो तरीका बस ये होगा, पहले तो t1 निकालेंगे, फिर t2 निकालेंगे। और t1 होगा क्या, यहां से यहां तक आने का समय, जो कि इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मान लो अगर यही ग्राउंड होता, सपोज ये ग्राउंड लेवल होता,
तो यहाँ तक आने में जो समय लगता, ये क्या होता आपका? टाइम ऑफ फ्लाइट होता। क्या होता? टाइम ऑफ फ्लाइट होता। कोई तकलीफ इसमें? तो मान लीजिए अब जरा कंपोनेंट ले लेते हैं, 50 है, ये 50 cos 30 हो गया, और इधर कितना हो गया? 50 sin 30। ठीक है, तो ये पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लें। T1 तो आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो क्या फॉर्मूला होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का साहब? 2u sin थीटा अपॉन g। बिल्कुल ठीक। तो 2u कितना साहब? 50 sin 30 sin 30 1/2 हाफ, यही ना। और g कितना? 10। पॉइंट हटाइए, 0 दो बार, ये भी 2 से खत्म। तो T1 कितना आ गया? 5 सेकेंड। तो देखो यहां से यहां तक आने में समय लगेगा 5 सेकेंड। और एक ऑप्शन ये भी आपको दिया हुआ है कि कैसे बच्चा कंफ्यूज करेगा। 5 सेकेंड आ गया, तुरंत मार देगा 5 सेकेंड। लेकिन ये तो आपको यहां से यहां तक आने का समय, अभी तो आपको फिर यहां से यहां तक आने की बात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक आने की बात करते हैं। पहले तो यहां से बॉडी यहां चला आया, और ये आपको पता है जब यहां आ गया तो जो वेलोसिटी से फेंका गया था, यहां पर भी वही वेलोसिटी होता है 50 मीटर पर सेकेंड। इसलिए कि सेम लेवल सेम वेलोसिटी, सेम लेवल सेम वेलोसिटी। अब यहां देखो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इधर cos लगेगा 50 cos 30, और इधर 50 sin 30। अब ये बताओ, नीचे जाने की बात है, तो नीचे जाने के लिए कौन सा वेलोसिटी हम लोग पकड़ेंगे? किस वेलोसिटी को लेंगे नीचे जाने के लिए? क्या हॉरिजॉन्टल वाले को? वर्टिकल वाले को? तो इसमें क्या करना है? वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाना है, यही तो करना है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाना है। ये आपका हाइट भी आपको पता है कितना है? 70 है। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन को लगाना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन वाली इक्वेशन को लगाए हम। फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा साहब? H इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u के स्थान पर क्या लेंगे? तो 50 sin 30 ut प्लस बोलते चलिए हाफ g t स्क्वायर, यही ना। T2 मान लें, ठीक है, मान लिया T2। अब H कितना है साहब? 70 है। 50 sin 30 हाफ T2 प्लस जी 10 ले लेते हैं, 5 कर दें, तो 5 T2 स्क्वायर। ये 10/2 आपका 5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 70 और ये आपका 25 T2 प्लस 5 T2 स्क्वायर। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको एक बार मैं फिर ऊपर लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन तो आपको लिखा हुआ है ना? ठीक बात है, देखिए तो एक बार इस इक्वेशन को हम फिर ऊपर लिख रहे हैं। 70 इक्वल टू 25 T2 प्लस 5 T2 स्क्वायर। तो 5 T2 स्क्वायर प्लस 25 T2 minus 70 equal to 0. And now this is the form of this is the form of equation। तब T2 को निकालना है, तो T2 equal to minus B। हालांकि थोड़ा और इसको आसान आप कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से सबको डिवाइड कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? T2 स्क्वायर प्लस 5 T2 माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यह देखिए, अब यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला। अब सॉल्व आप जैसे कर लीजिए, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से कर लीजिए, या तो फैक्टराइज करके कर लीजिए। ठीक है, जिस तरह से आपकी इच्छा हो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इट इज योर ड्यूटी, है ना। तो आप जैसे कर लीजिए, तो T2 माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 25 माइनस 4AC, C के स्थान पर माइनस 14 अपॉन 2A माइनस 5 प्लस माइनस कितना आ रहा है जी? 56 और 25 कितना आ गया?
बताओ 81। चलो इधर लिख रहे हैं। तो बोलो साहब T1 का वैल्यू कितना आ गया देख लो तो, -5 प्लस माइनस 81 आ गया ना, देख लो 81 अपॉन क्या 2, तो -5 प्लस माइनस 81 का रूट 9 अपॉन 2। तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा प्लस साइन होना चाहिए कि यहाँ माइनस साइन, प्लस लेंगे कि माइनस, माइनस लेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस में आंसर तो टाइम का नहीं होना चाहिए क्या, तो ये प्लस साइन ही होगा। तो 5 प्लस 9 अपॉन 2, -5 प्लस 9 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 मतलब 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। और अगर माइनस लोगे ना साहब तो ये नहीं लेना है, इसलिए कि -5 माइनस 9 अपॉन 2, तो भला माइनस में टाइम होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं लेना। तो टाइम जो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ये T2 निकाल रहे हैं हम लोग, तो T2 आपका कितना आया साहब, कितना आया 2 सेकेंड। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, देखो एक आंसर ये भी आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन में कैसे फंसाता है ये जरा ध्यान दो। ऑप्शन में कितना तुमको प्रयास करता है फंसाने का, जैसे इतना मेहनत करके 2 सेकंड निकालोगे लगेगा अच्छा 2 सेकंड तक तुरंत मार दिए। तो जानता है कि किस तरह से बच्चे को गलती कराना है, तो गलती कराने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आपको जो है करना नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, लेकिन फिर भी फंस जाता, तो फंसना नहीं है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन की सेटिंग कैसे होती है, फिर सोचोगे अच्छा 7 यहाँ आ रहा है, 2 उधर आ गया तो 9, उसके लिए भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो हर तरह से आप जैसे गलती करें एक ऑप्शन आपके पास मौजूद रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, यहां से यहां तक आने में 5 सेकेंड और फिर यहां से यहां तक आने में 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम, बात समझ में आया या नहीं आया, तो टोटल टाइम 7 सेकेंड। आपका जो फाइनल आंसर हुआ 7 सेकेंड। टोटल टाइम के लिए आंसर आपका 2 + 5 7 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। बोले समझ में आया या नहीं? ये क्लियर हो गया सबका? लिख लिया इसको? अच्छा देखो इसका एक और तरीका दे रहे हैं, ये समझे या नहीं? क्लियर हो गया ना? एक तरीके से आप इसको और कर सकते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए। पहले क्या करना है, हाँ यह जो है 1 स्टेप में होगा आपका, ये शॉर्ट होगा। जैसे बॉडी को तो प्रोजेक्ट हम यहीं से किए हैं, है ना, बॉडी का प्रोजेक्ट तो यहीं से किया गया है, ठीक है। यहां से प्रोजेक्ट किए, यहां आया, लेकिन इसको डिस्प्लेसमेंट के रूप में समझना है, डिस्प्लेसमेंट के रूप में समझना है। तो देखो बॉडी जो है यहां से ऊपर फेंके हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही कवर किया ना। मान लो अगर बॉडी सीधा यहां से नीचे जाता तो क्या इक्वेशन लेते, ये समझो। अगर यहां से बॉडी नीचे जाता तो क्या इक्वेशन लेते, नीचे जाता, बॉडी यहां से सीधा ऐसे नीचे जाता तो क्या इक्वेशन लेते, ये बताओ। क्या लेते हैं, H = U sin थीटा t + ½ GT²। ये इसका दूसरा मेथड, जरा ध्यान से देखो फिर लिखिएगा, समझ लो। अदरवाइज दूसरा मेथड, जैसे यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, वर्टिकल वेलोसिटी ये है, ये बताओ नीचे जाने के लिए किस वेलोसिटी को हम लेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो वास्तव में यहां से बॉडी को फेंका गया, पहुंच यहां रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही कवर किया ना, है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ। तो अगर ये बॉडी सीधा नीचे जाता, मान लेते हैं नीचे जाता बॉडी, तो इक्वेशन क्या लेते हैं हम लोग, H = U sin थीटा t + ½ GT², ये लेते।
इसमें x तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी सही है, बाकी नीचे तो जा भी रहा है, पहले ऊपर गया बाद में तो नीचे आ रहा है। लेकिन फर्क यह है कि यहाँ वेलोसिटी जो हम लोग नीचे ले रहे हैं ये नीचे नहीं है, एक्चुअली वेलोसिटी स्विच को दिया गया है, ये ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर निगेटिव साइन इसके लिए कंसीडर करें, इस वेलोसिटी के लिए यहाँ पर निगेटिव साइन कंसीडर कर लिया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो h कितना हो गया 70 माइनस u कितना है 50 साइन 30 दे दें आप, प्लस यहाँ पर हाफ g 5 दे दें, 10/2 5 हो गया t स्क्वायर, तो 70 माइनस 25 t या प्लस 5t स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर आपका आ गया कि नहीं? तो 5t स्क्वायर माइनस 25t, उसके बाद 5t स्क्वायर माइनस 25t और माइनस 7t इक्वल टू 5 से फिर भाग दे दीजिए, t स्क्वायर 5t माइनस 14 एंड नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ, तो फिर अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो है आपका आंसर है ना। लेकिन ये डायरेक्ट अब आंसर देगा, एक स्टेप में आपको ये आंसर देगा, है ना। ये जो आंसर देगा एक स्टेप में देगा। ये फिगर हटा दें, तो यहाँ देखिए ये डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर देगा। तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्वाड्रेटिक वाला लगा दीजिए, माइनस ये माइनस माइनस डबल आ गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 25 माइनस 4a और यहाँ पर माइनस 14, ठीक है। तो अपॉन 2a, यहाँ पर ये 2, तो t इक्वल टू कितना आ गया देखो, फिर 81 का रूट कितना हो गया 9/2। तो अब यहाँ पर देखो प्लस साइन लेना है, तो कितना आ गया देख लो, 9×5 14/2, 7 सेकंड। ये आपको डायरेक्ट आंसर दिया। आई बात समझ में? इसमें माइनस वाला तो ले नहीं सकते, माइनस लेंगे तो 5 माइनस 9, ये -4/2 तो -2 हो जाएगा। तो माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता, टाइम जब भी होगा तो प्लस होगा, माइनस कभी हो सकता है क्या? इसलिए इसमें माइनस वाला तो नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। प्लस वाला लेंगे तो 5 + 9 14/2, ये 7 सेकंड में, और ये आपको डायरेक्ट आंसर देगा एक ही स्टेप में। आई बात समझ में? अब आपको जो अच्छा लगा, कौन सा अच्छा लगा, पहला वाला मेथड कि दूसरा वाला मेथड? दूसरा वाला, हाँ? अच्छा, जिसको जो ठीक लगे वो रखिए, बाकी हमको रिटर्न कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, ठीक बात है, बात समझ गए? तो यहाँ पर जो है ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन। ये मेथड थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन लेना है। और नहीं तो 2 स्टेप वाला डबल गियर मेथड तो बताए ही है ना, उसमें कोई बात ही नहीं है। और ये सिंगल गियर मेथड है। तो आइए पहले इसको भी लिख लीजिए, थोड़ा साइड हो लेता हूँ, फिर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सेम रेंज है, रेंज क्या है, समान है, फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, डिफरेंट है लेकिन रेंज सेम। ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्या कंडीशन इसके लिए होता है पता है आपको, बताए हैं क्या कंडीशन होता है? 90 हाँ, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90। मतलब एक बार 30 से फेंके तो दूसरे बार 60 से उसको प्रोजेक्ट करना है ना। तो कंडीशन यही है कि दोनों एंगल मिला करके 90 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर द सेम रेंज, कंडीशन फॉर द सेम रेंज। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लेना है। एक बार मान लो थीटा से फेंकेंगे और दूसरे बार अल्फा से। ये मान लीजिए थीटा है और दूसरे बार अल्फा है, तो ये आपको तो पता ही है, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90। एक बार थीटा से, दूसरे बार 90 माइनस थीटा से, है ना।
तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है ना। तो वही करा फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 एंड T2 बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, T1 T2 टाइम ऑफ फ्लाइट है दोनों केसेस में, एक में T1 है और दूसरे में T2 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देन इसमें से कौन सही है, ऑप्शन आपके पास है T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, T1 T2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, T1 T2 है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर T1 T2 की बात करनी है, पहले तो T1 निकाले क्या होगा साहब, तो T1 मान लेते हैं इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g, यही ना, और T2 फिर इसके लिए लेंगे, तो इसके लिए 2u sin अल्फा, ठीक बात है, अल्फा अपॉन g, लेकिन ये अल्फा देंगे क्या साहब, अल्फा घटा के 90 माइनस थीटा दे दें, कोई तकलीफ इसमें, अल्फा को हटा करके 90 माइनस थीटा दे दें, क्यों दिया ऐसा, सेम रेंज के कंडीशन के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सेम रेंज, ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन जैसा कहेगा तो हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए तो साहब, तो T2 कितना हो गया 2u cos theta 2u cos sin 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन g, कोई दिक्कत इसमें, ये फर्स्ट ये सेकंड, अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरा टारगेट मिल जाएगा। T1 T2 देखें होता क्या है, पहले T1 कितना है साहब 2u sin थीटा अपॉन g, T2 कितना है 2u cos थीटा अपॉन g, बोलिए कोई तकलीफ है इसमें, और ये इधर ये बताइए तो कितना आ गया साहब T1 T2 कितना आ गया, बोलिए 2u square u स्क्वायर पहले कर दिया, ठीक है 2 भी कर दिया, अब यहाँ देखो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 theta 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन क्या g स्क्वायर है, ये बता साहब 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा दे दें, तो T1 इंटू T2 इक्वल टू 2u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g स्क्वायर है, तो g स्क्वायर को g इंटू g मान लीजिए कर देते थोड़ी देर के लिए। अब ये बताओ, ये बताइए, अब यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, रेंज का कुछ फॉर्मूला लगेगा, रेंज के लिए क्या फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये देखिए ये रेंज का फॉर्मूला आ गया, ये रेंज का फॉर्मूला होता है साहब u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, तो ये रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर लग गया, तो T1 इंटू T2 इक्वल टू 2 और यहाँ पर क्या आ गया R अपॉन G। अगर हो सकता है कि आपको यही प्रूफ करने देता तो यह भी आंसर हुआ, इसमें कोई आपत्ति नहीं, T1 T2 इक्वल टू 2R/G, एक बार ये क्वेश्चन भी आईटी में पूछा है कि T1 T2 का क्या वैल्यू होगा, ये बताइए, इसी में आपको ऑप्शन दे दिया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली इनवर्सली करके दे दिया, तो बात तो एक ही है, यहाँ पर 2 और G ये तो कांस्टेंट होगा, दो बदलने वाला चीज है नहीं, G भी कांस्टेंट है, तो आंसर मिला आपको या नहीं मिला, क्या मिला T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि ये जब कांस्टेंट हो गया तो T1 T2 किसके प्रोपोर्शनल हुआ, यहाँ अगर R स्क्वायर आता तो R स्क्वायर होता, लेकिन आया क्या R आया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हुआ T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बोले इसमें कोई दिक्कत है, ये बात समझ गए, और रेंज जो है दोनों के लिए तो सेम ही है, ये मन में हो सकता है कि T1 T2 है, लेकिन ये तो रेंज सेम है, सेम रेंज का तो कंडीशन ही लिया गया ना, सेम रेंज का कंडीशन ही लिया गया, तो रेंज तो समान ही होगा, और रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, यहाँ पर r बैठा दिया, तो T1 T2 इक्वल टू 2r अपॉन g। वन सेट लाइन अगेन, तो इसमें क्या किया, एक बार T1 लिया, एक बार T2 लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, और यहाँ पर क्या रहा है क्वेश्चन,
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 2 होना चाहिए, लेकिन रेंज क्या होना चाहिए? तो कंडीशन ऑफ सेम रेंज है ना, फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और इसका कंडीशन आप जानते हैं, क्या जानते हैं? थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90, मतलब एक थीटा हो तो दूसरा 90 में उसको घटा देना। अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, एक बार 30 से फेंकते हैं तो दूसरा 60 से, एक बार 20 से फेंकते हैं 70 दूसरा 70 से। बात समझ में आ गया? तो T1 ले लिया, T2 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बदले यहाँ पर R पुट हो गया, तो T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ये समझ गए? Yes, sir. तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, और अच्छा लगे तो है ना, तो ठोको लाइक सब्सक्राइब, है ना, और कमेंट भी करना है। चलिए ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।